माँ पापा लौट आए हैं। खाना खाते हुए मैंने सूचना दी। अच्छा, इनकी ठंडी प्रतिक्रिया थी। चाचा को भी साथ लेते आए हैं। किस लिए? अकेले छोड़ते नहीं बना होगा, तभी तो 13वीं के बाद भी महीना भर तक रुक गए थे। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खाना खाते रहे। हम लोग कलवल जाकर मिलाएं। मेरे स्वर में अनुनय था। कलवल तो मुश्किल है, संडे को देखते हैं, उन्होंने विषय को समाप्त करते हुए कहा। मेरे लिए संडे तक प्रतीक्षा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं अगले दिन दोपहर को चली गई। चाची की 13वीं पर देखा था उन्हें। उस तुलना में चाचा बहुत थके हुए से लगे। स्वाभाविक भी था। इस उम्र में जीवन साथी का एकाएक बिछड़ जाना पति पत्नी दोनों पर ही भारी पड़ता है। फिर इन लोगों के तो कोई संतान भी नहीं है जिसके पास जाकर अपना दुख हल्का कर सकें। माँ पापा इसीलिए तो वहां से निकल नहीं पा रहे थे। इतने बड़े घर में चाचा को अकेले छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, और शायद इसीलिए उन्हें साथ लेकर आ गए थे। दोपहर को सारा काम निपटा कर गई थी, पर बच्चों से पहले घर लौटना भी था, इसलिए उस दिन ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाई। बस उन लोगों को देख कर लौट आई। सोचा रविवार को इनके साथ जाऊंगी तो आराम से बातें होंगी। रविवार की दोपहर संजू सीमा ही अचानक आ गए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। राखी, भाई दूज या बच्चों के जन्मदिन को छोड़ दें तो इन लोगों का आना बहुत कम ही हो पाता है। नौकरी का बहाना तो खैर है ही। मैं ही माँ पापा के लिए बीच बीच में चक्कर लगाती रहती हूँ। जब भी ये लोग आते हैं, सीमा शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाती है। सास ससुर की सेवा करते करते वो कितना पस्त हो चुकी है, यह जताना वह कभी नहीं भूलती। और अब तो घर में एक और व्यक्ति का इजाफा हो गया है। बेचारी कितनों की सेवा करेगी। मैं मानसिक रूप से सब कुछ सुनने के लिए तैयार ही थी। उसने भी जरा सा भी समय नहीं गंवाया और शुरू हो गई उसकी नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, छोटा सा घर, घर में 3-3 बुजुर्ग, समस्याओं का कोई अंत नहीं था। पापा एक बार हमसे पूछ तो लेते। संजू ने पहली बार मुंह खोला। वैसे बात उसकी ठीक ही थी। मैं चाचा को अपने पास ले आती हूँ। मैंने अपनी तरफ से समस्या का समाधान किया। नहीं दीदी, अभी उन्हें आए हुए हफ्ता भी नहीं हुआ है, वे क्या सोचेंगे? इससे तो बल्कि तुम एक काम करो ना दीदी, संजू ने गला साफ करते हुए कहा। तुम माँ पापा को थोड़े दिनों के लिए अपने पास बुला लो। उन्हें भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और हम लोग भी चाचा जी को ठीक तरीके से रख पाएंगे, उनकी ओर ध्यान दे पाएंगे। अभी तो ढंग से सोने की व्यवस्था भी नहीं हो पाई है। बेचारे ड्राइंग रूम में दीवान पर सोते हैं। मैंने कनखियों से श्रीमान जी की ओर देखा। इस प्रस्ताव पर उनकी सहमति आवश्यक थी, पर वे बच्चों के साथ टीवी पर मैच देखने में मशगूल थे। ऐसी फालतू बातों की ओर ध्यान देने की उन्हें फुर्सत नहीं थी। पर मैं ये अच्छी तरह जानती थी कि टीवी देखने का कितना भी नाटक कर लें, कान उनके हमारी बातों पर ही थे, और इसका प्रमाण तुरंत ही मिल गया। जैसे ही मैं संजू सीमा को विदा करके घर में दाखिल हुई, तुरंत ही ये बोले, तुम्हारे भाई भाभी बड़े शातिर हैं भाई। मतलब जैसे ही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ आई, माँ बाप को देश निकाला दे दिया। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे ठीक ही तो कह रहा हूं। माँ बाप को तो पूरा निचोड़ लिया, अब उनके पास कुछ नहीं है तो रवाना कर दो। चाचा के पास मालटाल है तो उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, अब उन्हें निचोड़ेंगे। तभी तो तुम्हारा प्रस्ताव उन्हें मान्य नहीं हुआ। सोच रहे होंगे दीदी सारी मलाई न गटक ले, हम टापते ही रह जाएंगे। अरे वे बेचारे क्या जाने, उनकी दीदी में इतने गट्स होते तो क्या ही बात थी। उनका इशारा मैं समझ गई, पर चुप लगा गई। बेकार बहस बढ़ाने से क्या फ़ायदा होता। पापा का एक सपना था। रिटायरमेंट के बाद वे गांव लौट जाना चाहते थे, इसीलिए गांव के पुराने पुश्तैनी घर को ठीक ठाक करने का उन्होंने प्लान बनाया। जैसे ही संजू को इस प्लान का पता चला, पता लगते ही वो दौड़ा दौड़ा गया और बोला, पापा यहाँ पैसा फेंकना बेकार है। यहाँ आप कितने दिन रह पाएंगे? ना तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और ना ही ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, ना ढंग के लोग हैं और ना लाइब्रेरी। 4 दिन में ही उब जाएंगे आप। इससे तो अच्छा होगा हम लोग शहर में ही एक बड़ा सा मकान ले लें, सब लोग साथ में रह लेंगे। संजू की बात शायद पापा नहीं मानते,
पर माँ ने बेटे का साथ दिया। उन्हें अब पोते के साथ, बेटे बहू के साथ रहने का मन था। और फिर मैं भी तो इसी शहर में थी। दोनों बच्चे आंखों के सामने होंगे। माँ के दिल को और क्या चाहिए। आखिर पापा ने हथियार डाल दिए। इतने सालों तक सरकारी क्वार्टरों में रहने के बाद फ्लैट में रहना उन्हें रास नहीं आया, पर उतने से पैसों में स्वतंत्र घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। श्रीमान जी तब बहुत भुनभुनाए थे। पुश्तैनी जायदाद में बेटी का भी बराबर का हिस्सा होता है, यह बात तो मैं भी जानती थी। पर गांव के उस पुराने मकान के कितने मिलेंगे? मुझे पता था उस छोटी सी रकम में हिस्सा बटाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। आखिर संजू मेरे माता पिता के लिए ही तो बड़ा घर ले रहा था। पर मेरे इस अपराध को ये कभी क्षमा नहीं कर पाए हैं। पापा को अपने घर आने के लिए राजी करना एक टेढ़ी खीर था। वे तो प्रस्ताव सुनते ही भड़क गए थे। ये मेरा घर है, इसमें मेरा पैसा लगा है, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। और मोनू को यहां मैं अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आया हूं। तो उनकी सुख सुविधा का भी तो ख्याल रखना आप ही की जिम्मेदारी है पापा। उनके पास ढंग से सोने के लिए जगह भी नहीं है, दीवान पर पड़े रहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है क्या? और आपको घर से कोई निकाल नहीं रहा है। मैंने तो सिर्फ एक सजेशन ही तो दिया था। जरा सीमा के बारे में भी तो सोचिए, जरा सीमा का ख्याल कीजिए। बच्चों को देखना, 3 बुजुर्गों की सेवा करना, और ऊपर से नौकरी। तो नौकरी ही तो करती है, और क्या करती है? माँ बोली। दोनों वक्त की रसोई तो मैं देखती हूँ। सुबह नौकरी का बहाना है और शाम को बच्चों का होमवर्क है। बच्चों के टिफिन भरने से लेकर धोने तक का काम मैं खुद करती हूँ, समझी? अरे तो चलो ना माँ, इसी बहाने तुम भी थोड़े दिन आराम कर लेना, मैंने कहा। यह प्रस्ताव लेकर मैं जानबूझकर दोपहर को गई थी। चाचा बाहर दीवान पर सो रहे थे। हम लोग कमरे में थे। लाख धीरे बात कर रहे थे, पर शायद उन्होंने सुन ही लिया। भीतर आकर बोले, मेरे यहाँ आने से इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी असुविधा होगी, अगर मुझे ये पता होता तो। प्रॉब्लम कोई नहीं है चाचा, ना कोई असुविधा है, बल्कि आपको ठीक से सुविधा ना देने के कारण ही संजू शर्मिंदा हो रहा है, मैंने कहा। मैं तो आपको अपने घर भी ले जा सकती हूँ। दोनों घरों को एक ही समझिए, जैसे आप यहाँ हैं वैसे ही वहाँ। पर फिर संजू बहुत दुखी हो जाएगा कि घर छोटा होने के कारण आपको रख नहीं सका। इसलिए माँ पापा से कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए मेरे पास आकर रहिए, मुझे भी तो सेवा का अवसर दीजिए। मेरा भी मन करता है, आपको भी थोड़ा चैन हो जाएगा। और एक ही शहर में हैं तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा, मिलना जुलना होता ही रहेगा। पता नहीं कैसे क्या हुआ, पर एक दिन माँ पापा मेरे पास रहने आ ही गए। शायद बहू ने तेवर दिखाए होंगे, या हो सकता है चाचा के सामने कला कलेश नहीं चाहते होंगे, तो वो लोग मेरे घर आ गए। मैंने गेस्ट रूम उनके लिए सुसज्जित कर दिया। अपने बेडरूम वाला छोटा टीवी लाकर वहां लगा दिया। पापा की पसंद का अखबार भी चालू करा दिया। कुछ पत्र पत्रिकाएं कमरे में रखवा दी। अपनी शक्ति भर मैंने सब किया, पर देखा कि दोनों एकदम बुझ से गए हैं। माँ तो फिर भी थोड़ा हंस बोल लेती थी, पर पापा वो तो एकदम चुप हो गए थे, कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। संजू के यहाँ थे तो सुबह शाम घूमने जाते थे। हम उम्र लोगों का वहाँ एक अच्छा ग्रुप बन गया था। हम उम्र तो आस पड़ोस में मेरे पास भी थे, पर इस उम्र में परिचय के सूत्र बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। अगर किसी वृक्ष को उखाड़कर दूसरी जगह लगाया जाए तो वो मुरझा जाता है। दिन का खाना मैं, पापा और माँ तीनों एक साथ खाते थे, पर रात में ये भी टेबल पर होते थे। इनकी उपस्थिति में पापा बहुत असहज महसूस करते थे। उन्हें कंफर्टेबल करने के लिए उनके दामाद ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। हाँ, फिर मैंने ही इसका एक दिन तोड़ निकाला। मैंने उन दोनों को बच्चों के साथ खाना खिलाना शुरू कर दिया। कहा कि रात में जल्दी खा लेना ठीक होता है, खाना पच जाता है, और खाने और सोने में कम से कम 2 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। 8वें चौथे दिन चाचा आ जाते तो पापा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाती थी। दोनों भाई देर तक बतियाते रहते, और फिर माँ मुझसे फुसफुसाकर कहती, लाला को खाने के लिए रोक लेना, वहाँ पता नहीं कैसा खाना बनता होगा। चाचा ना नुकुर करते रहते। हाँ, संजू के यहाँ फ़ोन ज़रूर कर देते। अगर दिन में आते तो खाकर ही आते, क्योंकि सीमा खाना सुबह ही बनाकर जाती थी। फिर भी मेरे आग्रह पर 1 आध रोटी खा लेते थे।
खाना खाते हुए उन्हें उनका शिकायतों का पिटारा भी खुल जाता था। भाभी, बहू तो तुम्हारी बड़ी गजब है। कल बड़े को मेरे बिस्तर में ही घुसा दिया। मैं फिर सीधा जाकर दीवान पर सो गया। सनी हम दोनों के पास ही सोता था ना, माँ बताती। दरअसल संजू के पास 2 बेडरूम हैं, इसलिए एक बच्चा माँ पापा के पास सोता था। पर चाचा को इसकी आदत थोड़े ही थे। कभी कहते, तुम्हारी बहू ने मुझे क्या मास्टर समझ लिया है, ऐसे रात को बच्चों को कॉपी किताब लेकर भेज देती है जैसे मैं कहीं का मास्टर हूँ। पहले होमवर्क वही कराती थी ना, अब रसोई में लगना पड़ता होगा तो समय नहीं मिलता होगा। अरे रसोई तो वो जैसी बनाती है ठीक ही है, मैं तो हैरान हूँ। भाई साहब कैसे खा लेते थे, ये तो इतने मीन मेक वाले हैं। अंजलि तो घबराती थी। मेरे रहते तुम्हारे भाई साहब की किसी और के हाथ का खाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिकायतें दूसरे पक्ष से भी कम नहीं होती। दीदी, चाचा जी दोपहर को आपके यहाँ गए थे क्या? काम वाली ताला लेकर देखकर लौट गई। अब कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, बर्तनों का ढेर पड़ा है मेरे लिए। दीदी पता है, आज बच्चों को पड़ोस से चाबी लेकर दरवाज़ा खोलना पड़ा। चाचा जी आपके यहाँ थे। दीदी कल रात हम पिक्चर जा रहे थे, चाचा जी ने कहा बाहर से ताला डालकर जाना, मैं आधी रात को उठकर दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। बताइए। सुनकर मुझे बड़ा मज़ा आता था। देवी जी को माँ पापा की अहमियत का अब अंदाज़ा होगा, अब पता चलेगा। उनके भरोसे दोनों कितने निश्चिंत थे। न घर की फिक्र थी न बच्चों की। मैं सोच रही थी ब्रेकिंग पॉइंट बस अब आने ही वाला है। उससे पहले ही एक दिन चाचा सूटकेस सहित घर में दाखिल हुए। कहीं ये रहने तो नहीं आ गए, मैंने सोचा। श्रीमान जी की प्रतिक्रिया की कल्पना से ही मुझे डर लगने लगा था। पर चाचा ने मुझे ज़्यादा देर तक सस्पेंस में नहीं रखा। जल्दी ही पसुपेश को ख़त्म कर दिया। मुझसे एक ग्लास पानी मंगवाकर पिया और फिर माँ पापा के चरण छूकर बोले, कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ। अरे एकदम कैसे? लौट कर बताता हूँ, उन्होंने कहा और बाहर खड़ी ऑटो रिक्शा में जाकर बैठ गए। माँ की तो जान ही सूख गई। ये एकदम कहाँ चले गए? किसी से कुछ कहा भी नहीं, अचानक ही चल दिए। बड़े चाव से हम लोग उन्हें लेकर आए थे, पर अब खुद ही शरणार्थी बन गए हैं। क्या करें? माँ प्लीज़, आप अपने आप को शरणार्थी मत कहो। आप कहीं सड़क पर नहीं पड़ी हो, अपनी बेटी के घर में हो जो तुम्हें आदर मान से लेकर आई है। और रही चाचा जी की बात, तो वो बोले हैं ना कि लौट कर बताता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो वापस आएंगे। घर बार एक बार देखने गए होंगे। उनके इस आकस्मिक प्रस्थान से संजू सीमा भी परेशान हो गए। सीमा तो बार बार मुझसे उनका प्रोग्राम पूछती रहती। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसका धैर्य समाप्त होता जा रहा था और एक दिन वो बोली, दीदी सोचती हूँ मम्मी पापा को घर पर ले आऊँ, कब तक चाचा जी की राह देखेंगे? और इस बीच अगर चाचा आ गए तो? मैंने कहा, तो उन्हें आप रख लेना, वो बोली। मैंने एक वाक्य महीनों से रट रखा था, वह फौरन उसे सुना दिया। सीमा, मेरे माँ बाप को तुमने क्या फुटबॉल समझ रखा है, जो उन्हें जब चाहोगी जिधर चाहोगी लुढ़का दोगी? यह बात उसके मुंह पर फेंक कर मुझे इतना हल्का महसूस हुआ, क्या बताऊं। उसका मुंह जरूर सूज गया होगा मेरी बला से। एक दिन हमारी प्रतीक्षा का अंत हो ही गया। चाचा जी मिठाई का पैकेट लेकर पधारे। माँ पापा को प्रणाम किया और बोले, जमाई राजा घर में है क्या? बुलाओ भाई, दोनों को जोड़े से निमंत्रण दूंगा। ऑफिस से लौटकर ये फ्रेश होने लगे थे। शायद उन्हें चाचा जी की बुलंद आवाज़ वहीं सुनाई दे गई होगी। वॉशरूम से निकलते ही बोले, क्या बात है, तुम्हारे चाचा जी फिर से शादी करने वाले हैं क्या? बड़े चहक रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो, प्लीज़ जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आओ। जमाई राजा के ड्राइंग रूम में आते ही चाचा जी उठ खड़े हुए और नाटकीय ढंग से उन्होंने हम दोनों के हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़ाया और हाथ जोड़कर कहा, आपके शहर में एक छोटा सा आशियाना ले लिया है। रविवार को छोटी सी पूजा रख ली है ताकि गृह प्रवेश की रस्म भी हो जाए। तुम लोग और संजू का परिवार, बस इतने ही लोग रहेंगे। अभी बहुत लोगों को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। हम लोगों का आश्चर्य तो हुआ, पर हमने बधाई देने में कोई कंजूसी नहीं की। चाय पीते हुए चाचा जी बोले,
भाभी और भाई साहब को अपने साथ लेकर जाता हूँ। सब कुछ इन्हीं को तो करना है। मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं और मेरा कोई है भी नहीं। और तब मैंने देखा भाई साहब और भाभी अपनी अपनी सूटकेस लेकर एकदम तैयार खड़े थे। शायद उन्हें पहले से ही सूचना मिल गई होगी, इसीलिए उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी। माँ पापा के जाते ही घर एकदम सूना हो गया। घर में दो प्राणी कम हो जाते हैं तो खालीपन तो व्यापता ही है। पर मेरे उदास होने का कारण यह था कि मैं जानती थी कि वे दोनों अब कभी लौटकर यहाँ नहीं आएंगे। चाचा के अपने घर जाने के बाद संजू सीमा उन्हें घर ले जाएंगे। शहर के बाहर सीमेंट का जंगल उग आया था। उन्हीं कॉलोनियों में से एक में चाचा का नया फ्लैट था। 2 BHK सुंदर था। बाहर गैलरी थी, भीतर वॉशिंग स्पेस थी, वेट गैलरी भी थी। खास बात यह थी कि बिल्डिंग में लिफ्ट की सुविधा थी। चाचा अपने साथ पुराने सेवक को लेकर आए थे और गृहस्थी का सामान भी। माँ ने लखन के साथ मिलकर 2 दिन में ही घर ठीक से जमा दिया। 2-3 बक्से अब भी खुलने बाकी थे, पर ज़रूरत का सभी सामान बाहर निकल आया था और सजा दिया गया था। माइक्रोवेव से लेकर फ्रिज तक रसोई में हर चीज़ मौजूद थी। चाचा शायद जाने से पहले सारा इंतज़ाम कर गए थे, क्योंकि हर कमरे में AC लगा हुआ था, हर बाथरूम में गीज़र फिट था, पलंग भी नए लगे थे। माँ ने अपना वाला कमरा तो ऐसे जमा लिया था जैसे वो हमेशा वहीं रहने वाली हैं। चाची बहुत शौकीन थी। उनकी पसंद भी बहुत ऊंची थी। उनकी क्रॉकरी, बर्तन, पर्दे, चादर सब कुछ आला दर्जे के होते थे। सीमा हर चीज़ को छू छू कर, पलट पलट कर, उलट पलट कर देख रही थी। मन ही मन कीमतों का अंदाज़ा भी लगा रही थी। पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। खाना भी बहुत अच्छा था। बहुत दिनों बाद माँ को रसोई का एकदम राज मिला था। किसी का कोई अंकुश, कोई पहरा नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत ही मन से खाना बनाया था। खाने के बाद हम सब हॉल में बैठकर गपशप कर रहे थे कि एकाएक सीमा ने पूछा, मम्मी जी, ये सब समेटने में आपको 1 आध दिन तो लग ही जाएगा ना? मैं आप लोगों को लेने परसों आ जाऊं या चाचा जी छोड़ देंगे? ये लोग अब कहीं नहीं जाएंगे, चाचा ने निर्णायक स्वर में कहा। हम तीनों बूढ़े प्राणी अब मिलजुल कर यहीं रहेंगे और ये चौथा है बूढ़ा लखनलाल, ये हमारी सेवा करेगा। क्षण भर को हॉल में चुप्पी छा गई। यह अपराध बोध भी मन में जाग रहा था कि उन लोगों को अपने साथ हम क्यों नहीं रख सके। एकाएक इन्होंने कहा, तुम्हारी भाभी रानी तो आज एकदम क्लीन बोल्ड हो गई। अरे मतलब? अपने व्यवहार पर पछता रही होंगी। अच्छा खासा घर हाथ से निकल गया। कौन सा घर? अरे वही जिसकी पार्टी खाकर आ रहे हैं। अरे उस घर से सीमा का क्या ताल्लुक है भाई? क्यों भाई, ताल्लुक है मैडम। अब सोचो, चाचा जी ये घर अपने साथ तो नहीं लेकर जाएंगे ना, किसी ना किसी को तो नामजद करेंगे ही। और पहला हक संजू लोगों का ही बनता है। पर सीमा रानी ने चांस गवा दिया। काश चाचा जी से थोड़ा ढंग से पेश आई होती। बस भी कीजिए, मैंने खींच कर कहा। आज ही बेचारों ने गृह प्रवेश की पूजा करवाई है और आप उनके जाने की तारीख निकाल रहे हैं। अरे मैं तारीख निकालने वाला कौन होता हूँ भाई? वह तो हर एक व्यक्ति के जन्म के साथ ही तय हो जाती है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि भाभी रानी आउट हो गई हैं, तो आप बल्ला संभाल लो ना। ठीक से बैटिंग करेंगी तो ये मैच आप जीत ही जाएंगी। देखिए, मैंने सख्त लफ्ज़े में कहा, मुझे इस तरह के गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरों की प्रॉपर्टी पर लार टपकाने वालों में से नहीं हूं मैं। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। एक अच्छा खासा घर भी है। घर तो है डार्लिंग, पर एक ही है, जबकि बच्चे 2 हैं। बी प्रैक्टिकल मैडम। मैं हैरत से उन्हें देखती ही रह गई। अभी कुछ देर पहले जब सीमा ने कहा था कि चाचा जी ने एक बड़ा सा घर हमें ही दिलवा दिया होता तो सब लोग आपस में एक साथ मिलजुल कर ही रह लेते, सुनकर मैं तो शर्म से गड़ गई थी। ऐसा मंगतापन, छी! और ये महारानी साथ में रहेंगी। उसकी शिकायतों का पिटारा कभी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं चाचा जी कितनी चाय पीते हैं। मैं तो कप प्लेटें धो धोकर थक जाती हूँ। इस आदमी के खाने का कोई टाइम ही नहीं है। इस आदमी के खाने के इतने नखरे हैं कि क्या बताऊं। दीदी सच कह रही हूँ, कपड़ों का ढेर निकलता है प्रेस के लिए और न जाने क्या क्या।
मेरा तो सारा बजट ही गड़बड़ा जाता है। इस आदमी का इतना भी आसरा नहीं है कि बच्चों को सौंप कर सेकंड भर के लिए मैं कहीं जा सकूं। और न जाने कितनी शिकायतों का पुलिंदा था उसके पास। जिसके खिलाफ इतनी शिकायतें हैं उन्हीं से बड़े मकान की तवज्जो लगाए बैठी है, फरमाइश हो रही है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। और मेरी बगल में बैठा हुआ ये आदमी, इसने तो सीमा को भी मात दिया। पहली फुर्सत में इसने चाचा जी की वसीयत लिख डाली है। चाचा, गिद्धों की एक कैसी जमात तुम्हारे आसपास इकट्ठी हो गई है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी नीचे कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है पसंद आई होगी। फिर सुनेंगे एक ऐसी ही कहानी अगले वीडियो में। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार और धन्यवाद।